हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है? सबसे पहले तो केमिकल मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें देख रहे हैं हम। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट और स्पीड, ठीक है। तो इसमें हम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में मेनली जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल रिएक्शंस, उसकी रेट और स्पीड को फाइंड आउट करना। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। थर्ड है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और फोर्थ है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, और इसको मोलिकुलरिटी भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली हम ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले रेट की अगर बात हो रही है तो रेट क्या होता है? दिस इज़ द चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, कि कोई भी क्वांटिटी उसको उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम रेट बोलते हैं। कि टाइम के साथ साथ क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है तो वो उसका क्या बोलते हैं? उसको रेट। अब ये तो सिंपल रेट था, हमने रेट पढ़ना है केमिकल रिएक्शन का। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लेंगे? तो सबसे पहले तो अगर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो हम एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं तो हमने उसकी कंसंट्रेशन का रेट देखनी है, क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन लेनी है। यहाँ पे तो एनी क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे अगर एक्वस फॉर्म ले रहे हैं तो वो क्वांटिटी क्या होगी? कंसंट्रेशन। अगर गैस है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस फॉर्म में ले रहे हैं हम, तब क्या होगा? क्वांटिटी प्रेशर होगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन और प्रेशर। मैंने बोला कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ पे अगर एक्वस फॉर्म है तो कंसंट्रेशन होगी, अगर गैस फॉर्म में है तो प्रेशर होगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर कंसंट्रेशन और प्रेशर है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो भी आगे टाइप्स के होते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द रेट। मतलब अगर हम रेट के अकॉर्डिंग या स्पीड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो फर्स्ट है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है इनकी? आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। जैसे NaCl और सिल्वर नाइट्रेट है, इसको जब सोल्यूशन बनाते हैं तो उसी टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही जल्दी क्या होगा? जैसे ही आपने मिक्स किया वैसे ही जो पीपीटी हैं वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड के, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। मतलब जैसे ही दोनों को मिक्स किया वैसे ही पीपीटी बन गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है ये। इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा क्योंकि जो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है उसका हम रेट कैसे फाइंड आउट कर सकती हैं? तो इसका रेट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा ये। और ये चैप्टर जो है बच्चे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ में मेनली हम रेट को फाइंड करना, फिर उसको बाद उस कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, तो इंडस्ट्रियल वे में ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका हम रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, मतलब विच कम्प्लीट्स इन वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन की रस्टिंग होती है, ठीक है, लोहे को जंग लगना, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है ये। मतलब इसको साल 2 साल, बहुत ही सालों ही लग जाते हैं इसको। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसका रेट फाइंड आउट करके हमने करना भी क्या है, ठीक है। तो इसका रेट फाइंड आउट भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन है ये। तो इसको भी हम इस चैप्टर में इतना ज़्यादा नहीं डीपली पढ़ेंगे। थर्ड जो टाइप है वो है मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। अब जो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है विच कम्प्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, मतलब इनका कोई प्रॉपर टाइम होगा, ठीक है, कंप्लीट होने का फाइनाइट टाइम होगा, तो उसको हम मॉडरेट स्पीड रिएक्शन बोल देते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन हुए तो अमोनिया बना, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट में क्या बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस में फाइंड आउट होते हैं। अमोनिया का मेनली हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
एक इसकी एग्जांपल डेली रूटीन में जैसे हम दूध है, दूध का ख़राब होना गर्मियों में, ठीक है, तो ये भी एक मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है। जैसे दूध गर्मियों में अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रख देते हैं तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो ये एक फाइनाइट टाइम है उसका भी, है ना। हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दूध ख़राब हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसको फ्रीज़र में रखते हैं या हम उसको गर्म करेंगे। तो ये इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो कौन से रिएक्शंस हैं, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें टाइम का पता होगा कि इस रिएक्शन ने इस टाइम तक कंप्लीट होना है, तब हम उसको आगे मतलब उसको इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, कैसे उसके रेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है या कैसे उसके रेट को डिक्रीज़ किया जा सकता है, उन फैक्टर्स को हम पढ़ पाएंगे तभी। तो ये ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट करना है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक, अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पोर्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है ए, इससे हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ए रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है एट टाइम ज़ीरो। अब देखना है कि जब ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब ज़ीरो टाइम पे, तो जो इसकी कंसंट्रेशन है वो ए नोट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो हमारे पास होगी, बट प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं है ना, प्रोडक्ट तो थोड़े टाइम बाद बनेगा। अभी तो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे और प्रोडक्ट की ज़ीरो। एट टाइम टी मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तब क्या होगा, रिएक्टेंट घटना शुरू कर देता है और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो रिएक्टेंट घटेगा तो इसमें से ए नोट माइनस एक्स की एक्स मोल्स इसमें से डिक्रीज़ होंगे, तो ए नोट माइनस एक्स कंसनट्रेशन है एट टाइम टी। और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाए तो जितना यहाँ से घट रहा है उतना ही हमें हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा ना, क्योंकि जो रिएक्टेंट से घट रहा है इसका मतलब वो प्रोडक्ट में बन रहा है। तो यहाँ से अगर माइनस एक्स डिक्रीज़ हुआ है तो एक्स क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन। तो ये हमें देखनी है। और हमेशा याद रखना है कि जो ए टी है ये है जो इसकी कंसंट्रेशन हमेशा ए नोट से क्या होगी, कम, क्योंकि ये ज़ीरो टाइम पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट हमारे पास था, पर जैसे ही टाइम रिएक्शन स्टार्ट होने लगती है तो ये घटने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन ए नोट की एट टाइम ज़ीरो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए टी, ठीक है। अब हमने रेट फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है ना, धीरे 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 क्या होगा, रिएक्टेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब ये डिसअपियर हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंसंट्रेशन से, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट का फॉर्मूला ये होता है कि कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अभी यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा ए क्या आया था यहाँ पे, ए टी माइनस ए नोट, ठीक है। डेल्टा ए का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कितनी चेंज हो रही है, ए टी में से ए नोट माइनस कर देंगे, और कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टी में से ज़ीरो माइनस ज़ीरो कर देंगे। अब यहाँ पे ए टी का क्या है रिलेशन में, अभी यहाँ एक्सप्रेशन ए नोट माइनस एक्स, तो ए टी की जगह पे हमने ये फिल कर दिया माइनस ए नोट। अब यहाँ से ए नोट कैंसिल आउट हो गए तो माइनस एक्स अपॉन टी बचा है। अब माइनस एक्स अपॉन टी का मतलब जो यहाँ पे रेट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, बट कभी भी आपको भी मालूम होगा कि कभी भी किसी भी चीज़ का जो रेट होता है, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट की साइड पे हम फॉर्मूले में माइनस लगाते हैं, ताकि हमारे पास बाद में माइनस माइनस होके पॉजिटिव आए, ठीक है, कि जो रेट है वो पॉजिटिव ही आए, क्योंकि हमेशा रेट क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये तो हमने रिएक्टेंट वाली साइड करी है, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट वाली साइड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या थी यहाँ पे, ये देखो बी टी माइनस ज़ीरो, ठीक है, बी टी माइनस ज़ीरो, और बी टी क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन टी, ठीक है, एक्स अपॉन टी आ गया यहाँ पे। अब दोनों तरफ का रेट जो है उसको इक्वल करना है,
रेट एट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे इक्वल ही आ रहे हैं x/t, तो ये इसका रेट ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये तो बच्चे उस फॉर्म में था जब हमने स्टॉकियोमेट्री दोनों की 1 1 लिया, यहाँ पे भी 1 है मान लो और यहाँ पे भी 1 है। बट अगर स्टॉकियोमेट्री चेंज हो तब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, स्टॉकियोमेट्री यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम एट टाइम 0। इसकी कंसंट्रेशन तो A0 होगी और इसकी कंसंट्रेशन क्योंकि प्रोडक्ट अभी बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ये 0 है। अब नेक्स्ट एट टाइम t क्या होगा, A0 माइनस ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वहाँ पे A0 माइनस x था तो यहाँ पे A0 माइनस 2x आ जाएगा और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक है, बस अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट वाली साइड देखेंगे हम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड चेंज इन टाइम, तो क्या आएगा यहाँ पे AT माइनस A0 और AT क्या है A0 माइनस 2x है और यहाँ पे कितना आ गया 2x/, ये तो कट ही गए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 2x/t। अब ऐसे ही अपीयरेंस ऑफ बी वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड हम देखेंगे फाइंड आउट करके, तो यहाँ पे भी सेम क्या आएगा 3x/t। अब ये दोनों देखो हमने क्या इसमें हमने ये देखा था कि दोनों साइड इक्वल होने चाहिए जो रेट है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड रेट जो है वो सेम आना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेम ही आ रहा था x/t, बट यहाँ पे तो डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे 2x/t आ रहा है तो यहाँ पे 3x/t आ रहा है। तो इसको हमने क्या करना है इक्वल करना है, तो इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ऊपर 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x/t। तो ये इसका क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। अब दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये हम जब स्टॉकियोमेट्री सेम ना हो तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल, जैसे अमोनिया की फॉर्मेशन होती है N2 3s2, दोनों कंबाइन करके क्या बनता है अमोनिया। अब यहाँ पे देखो इस साइड तो 2 है ना, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन का फाइंड आउट करेंगे, फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनकी कंसनट्रेशन, उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो ये फाइंड आउट करेंगे। और हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड तो माइनस लगेगा फॉर्मूले में और अपीयरेंस वाले फॉर्मूले में माइनस नहीं लगेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों का इक्वल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 था अपीयरेंस वाले में तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे हम इसका रेट जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ठीक है, सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।